ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 90वीं कक्षा। पहले कुछ मैं पूछता हूं थोड़ा सा। इसमें जो 171 पृष्ठ पर 31वें सूत्र की जो व्याख्या चल रही थी, उसके अंत में यहां से अर्थ करेंगे। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेयः। आप बोलिए धीरे धीरे जी। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेयः। द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में अवयवी अनुमेय नहीं हो सकता। क्यों? अस्यैक देश संबद्धस्य, क्योंकि इसके एक देश से संबंध होने से। किसका? इस अवयवी का जो है, इसका जो है कि एक देश के ग्रहण करने से बात सारी चल रही है। जो हमें सामने का एक देश का जो ग्रहण होता है, आप इनको समझाओ। हाँ, आप समझो। तो दोनों का क्रॉस चेक हो जाएगा। क्रॉस चेक। कहते हैं कि द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष में, द्रव्यांतर की उत्पत्ति पक्ष में न अवयवी अनुमेय। आप ये पहले भूमिका बनाइए कि ये पक्ष क्यों लिया जा रहा है, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष। क्या और भी कोई पक्ष है? क्योंकि दो पक्ष है। हाँ, इसमें एक तो है अवयव समूह पक्ष और दूसरा है अवयवी पक्ष। तो पहले अवयव समूह पक्ष का उत्तर इन्होंने दे दिया है कि अवयव समूह, और उसके बाद जो है अवयवी पक्ष का यहाँ उत्तर उसी को वही शब्द बोले, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष है। उसका अर्थ वही कि एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है, उसको ये अवयवी नाम दे रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि ये अनुमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्यैव देश संबद्ध। द्रव्यांतर अवयवी पक्ष जो है ना, द्रव्यांतर क्या है? द्रव्यांतर आपने तो बोल दिया सामने वाला चारवाक भाग बता दिया आपने। द्रव्यांतर क्या रहेगा? द्रव्यांतर मतलब दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति। द्रव्यांतर अर्थात अवयवी। दूसरा भी एक द्रव्य है, दूसरा एक पेड़ की उत्पत्ति होगी, ये द्रव्यांतर रहेगा। मतलब है पेड़ सब सामने से दिखाई देगा। एक देश की जो उत्पत्ति से दो चीज ग्रहण होगी। एक तो अवयव, एक सामने का भाग दिखाई दिया, फिर मध्य का भाग दिखाई दिया, फिर अंत का भाग दिखाई दिया। ये नहीं, मध्य का भाग कैसे देख लोगे आप? मतलब भाग हुआ ना, सामने का भाग, मध्य का भाग, अंत का भाग, ऐसे कई भाग किए जा सकते हैं। उसके अवयव एक। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है? सामने वाला दिखाई दे रहा है। बस सामने वाला दिखाई दे रहा है, और इतना दिखाई देते ही आपने द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष को माना है। ठीक है। और ये पूर्व पक्षी की ओर से बात चल रही है, मतलब सिद्धांती ही कह रहा है पूर्व पक्षी की मान्यता को, कि यदि आप सामने वाला भाग देख करके और पीछे के भाग का अनुमान करते हुए और द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानोगे। यही द्रव्यांतर है गुरु जी? नहीं है? मतलब आपने बोले अर्वाग भाग के, तो आपने बता अर्वाग भाग के दृष्टिकोण से ये बाद वाला भाग है, ये द्रव्यांतर है? नहीं, क्या है? द्रव्यांतर अलग है बिल्कुल। उसको अवयव नहीं कह सकते। हमने जो सामने वाला भाग देखा है, ये तो अवयव है। द्रव्यांतर तो अवयवी तो ही तो है द्रव्यांतर। हाँ, तो अवयवी है, लेकिन अवयवी अवयव से भिन्न है, अवयव नहीं है वो। जैसे इनका कहना था कि क्या पीछे वाला भाग द्रव्यांतर है? पीछे वाला भाग द्रव्यांतर नहीं, वो तो अवयवांतर है। उसको अवयवांतर तो आप कह सकते हो, और पीछे आया भी था इसमें अवयवांतराणी, अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी।
लेकिन यहाँ पीछे वाला भाग ये अवयवांतर है, लेकिन यहाँ एक अन्य द्रव्य की उत्पत्ति हुई है, उस पक्ष को स्वीकार करते हुए। हाँ बताइए आगे। हाँ, कह रहा है कि असैक देश संबंध, इसके एक देश से संबंधित होने से। कौन से एक देश से संबंधित होने से? असैक देश, जो सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है, कहता है कि उसके एक देश से संबंधित होने से अग्रहणा की तो है हेतु है, अग्रहण होने से। हाँ, ग्रहण न होने से। ग्रहण न होने से। तो ये बात कौन कह रहा है, सिद्धांती या पूर्व पक्षी? ये सिद्धांती कह रहा है ना। सिद्धांती ये कह रहा है कि सामने वाले भाग से अवयवी का ग्रहण नहीं होगा। नहीं होगा। ये सिद्धांती क्यों कहेगा? सिद्धांती का तो पक्ष ही यही है कि सामने वाले भाग को देखते ही अवयवी का ज्ञान हो गया। वो तो उसके पक्ष में कह रहा है गुरु जी, क्योंकि अंतर अवयवी को उत्पन्न नहीं होगा। असैक देश संबद्ध से, इसके एक देश से संबंधित हो। अच्छा हाँ, इसके एक देश से संबंधित होने के, जो सामने वाले भाग को जो है देख करके सामने वाले ये अस्य कौन है? अस्य और एक देश संबद्धस्य, दोनों में षष्ठी है। हाँ, समानाधिकरण है दोनों का। एक ही वस्तु को ये दोनों शब्द बोल रहे हैं। अवयवी के लिए कहा, दव्यांतर के लिए कहा गया। तब इसका जो दव्यांतर, हाँ, ये अस्य माने इस अवयवी का। इस अवयवी का कैसा है वो? एक देश संबद्धस्य, एक देश से संबंधित है, संबद्ध है। धर्मचंद पृष्ठ पलट रहे हैं, बहुत देर से बता देना इनको। 171 की बात चल रही है अभी। तो इसके एक देश, इस अवयवी के, इस दव्यांतर के एक देश से संबद्ध हो। वही एक देश की बात हो रही है। वो कौन सा एक देश है जिससे ये अवयवी संबद्ध है? ये पहले वाला भाग जो हमने देखा है, अवयवी उसी से संबंधित है। अगर उससे संबद्ध है तो सिद्धांती क्या ये कहेगा कि एक देश से संबद्ध होने के कारण इसका ग्रहण नहीं होगा? कहता कि अनुमेय, इसका ये अनुमेय नहीं है। हाँ, अनुमेय नहीं है तो फिर क्या होगा? क्योंकि एक देश से संबद्ध है ये सामने वाले से, और ग्रहण उसका हो नहीं रहा है, तो अनुमान वही होगा ही। फिर करेंगे क्या? ज्ञान होगा कैसे फिर उसका? गुलाब का फूल देखा, ये एक देश पीछे वाला है। अच्छा, पीछे वाले देश का समाधान। अब आप दोबारा अर्थ करो पूरा। अच्छा, इस असैक देश संबद्ध से, इसके एक देश के संबंध होने से, अग्रहण होने से, मतलब इसके एक देश से ग्रहण ना होने से। यदि ग्रहण माने एक देश संबद्धस्य, एक देश से संबद्ध है, संबंधित है, तो पहले तो आप ये देखो, ये सिद्धांती बोल रहा है या पूर्व पक्षी? सिद्धांती। ये सिद्धांती बोल रहा है। तो सिद्धांती क्या बोल रहा है कि अवयवी अर्थात द्रव्यांतर की उत्पत्ति, ये अनुमेय, द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में अवयवी अनुमेय नहीं है। अनुमेय नहीं, हाँ। और उसने यही कहा था, उसने ये कहा था कि ये अनुमेय है। ये कह रहा है अनुमेय नहीं है। तो क्या हेतु दिया उसने? अग्रहणात्, हाँ, ग्रहण न होने से। किसके ग्रहण न होने से? अवयवी के ग्रहण न, अवयवी के ग्रहण न होने से। किससे ग्रहण न होने से? एक देश, पिछले वाले एक देश से। तो क्यों नहीं होगा पिछले वाले एक देश से ग्रहण? क्योंकि वो दिखाई तो सामने वाला दे है, एक देश। हाँ, सामने वाला दिखाई दे रहा है, और पूर्व पक्षी की दृष्टि से सामने वाले भाग से पीछे वाले भाग का अनुमान किया गया। अनुमान किया गया, और पीछे वाले भाग से ये जुड़ा हुआ है अवयवी। उसके पक्ष में पीछे वाले भाग से अवयवी जुड़ा हुआ है। यानी पीछे वाले भाग का अनुमान करते ही अवयवी का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। और सिद्धांती क्या कह रहा है कि पीछे वाले भाग से जो अवयवी तुमने जुड़ा हुआ मान लिया, एक देश संबद्धस्य अस्य अग्रहणात्, ग्रहण न होने से पीछे वाले भाग से अवयवी का ग्रहण नहीं होगा। इसमें क्या बात छिपी हुई है कि अवयवी किसी एक देश से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो पूरे से जुड़ा हुआ होता है। और तुमने क्या कहा कि पीछे वाले भाग का हमने अनुमान किया और उससे अवयवी जुड़ा हुआ है और उसका ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसे
अग्रहणा माने अवयवी पीछे, केवल पीछे वाले भाग से ही संबंधित नहीं, अवयवी पूरे से संबद्ध है। अवयव संबंधित होने का तो पूरे से संबद्ध हो है तो केवल पीछे वाले भाग के अनुमान से अवयवी का ज्ञान कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है ग्रहणे, यदि हम मान लेते हैं कि पीछे वाले भाग किसमें से ही हम जो है कि ग्रहण कर लेंगे, एक भाग से, एक भाग अवयवी से अवयवी का ग्रहण ज्ञान हो जाएगा, एक भाग कर लेंगे। हाँ। तो क्या अविशेषा, तो इसमें अविशेष हो जाएगा, कोई विशेषता रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने ग्रहण कर लिया तो जब विशेषता तो है ही, विशेषता तो क्यों नहीं है? विशेषता तो सामान्य, सामान्य अधिक ही ग्रहण करता है। हाँ, तो सामान्य क्यों है? सामान्य किस बात में है? तो फिर हमने अवयवी मान लिया ना, जब आप एक देश वाले सामने को नहीं मानते, फिर सामने भी वही स्थिति आएगी ना। जब इसके पीछे वाले एक भाग में अवयवी ग्रहण हो रहा है, भाग से तो सामने वाले भाग से भी अवयवी ग्रहण होगा, तो सामने वाले से ही अवयवी ग्रहण हो रहा है तो अविशेषता होगी, अवयवी ग्रहण कर लिया एक भाग से किया, चाहे पीछे वाले का चाहे आगे वाले का, दोनों समान हो जाए। तो उसको और इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि यदि पूर्व पक्षी की ये बात स्वीकार कर ली जाए कि पीछे वाले भाग से अवयवी का ज्ञान हो रहा है, तो एक भाग से ज्ञान हो रहा है, ये तो मान ही रहा है वो। तो एक भाग से जब ज्ञान संभव है तो और सामने वाला एक भाग उसने देख ही लिया, तो इससे भी हो जाएगा फिर। अगर अवयवी एक भाग से जुड़ा हुआ है तो चाहे पीछे वाला ले लें हम या सामने वाला ले लें। भाई हमें नाक पकड़नी है तो ऐसे जब पकड़ सकते हैं तो ऐसे क्यों पकड़ेंगे? पीछे से हाथ ला करके। तो जब तुम्हारा ये पक्ष है कि पीछे वाले भाग से अवयवी का ज्ञान हो रहा है तो एक देश से ज्ञान हो रहा है, ये तो मान ही लिया। तो जैसा एक देश पीछे का वैसा एक देश सामने का, तो आगे वाले से और अब सामने वाले से क्यों नहीं मान रहा है वो? क्योंकि उसे प्रत्यक्ष का खंडन करना है, इसलिए पीछे का माना उसने। तो सिद्धांती कह रहा है कि इसमें तो कोई बात विशेष रही नहीं। अरे जैसे पीछे वाला भाग है एक देश, सामने वाला भाग भी एक देश है, दोनों में समानता है। समानता है तो फिर सामने वाले से ही क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? और सामने वाले से ग्रहण कर लोगे तो इसको प्रत्यक्ष कहेंगे, फिर अनुमान कहेंगे नहीं। तस्मात् वृक्ष बुद्धि अनुमान, इसलिए वृक्ष बुद्धि अनुमान नहीं है, ये प्रत्यक्ष ही है। एक दूसरे को जो है आप जो है ना खूब विचार किया करो, पढ़ाया करो एक दूसरे के लिए, तब ये पंक्तियां जो है ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। सुबह सुबह थोड़ा बैठे लेंगे ना, अब चलता है। सुबह सुबह नहीं, सुबह दोपहर शाम सब जगह बैठो। मैं इसको भी आ जाएगा। एक्सप्लेन करने में गुरुजी भाव तो मैं समझ रहा था इसका, वो आप चाहे कुछ भी समझ रहे हो लेकिन जब तक व्यक्त नहीं करोगे तब तक वो नहीं समझा भाई माना जाएगा। सवाल की तरह से तो नहीं आ रहा, कई बार पढ़ाएंगे सब दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 33वां सूत्र चल रहा था और 33वें सूत्र में तो हमने चालू किया था ना, लास्ट वाली तो आपने छोड़ा था, उसमें एक ही अनुमान तो आपने बताया था पहले एक बार तुम्हारा, तस्यावयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देश उपलब्धौ अनुपलब्धि अनुपन्नेति। समझ में आ रहा है? तो इसमें थोड़ा स्पष्ट सा मैं दोबारा ले रहा हूँ इसको कि यहाँ सिद्धांति ये कह रहा है कि न च एक देश उपलब्धि है, केवल एक देश की उपलब्धि होना इतना ही नहीं है। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ तो ठीक है चलो वृक्ष कह करके एक उदाहरण तो लेना ही पड़ता है बात समझाने के लिए। यहाँ इन्होंने वृक्ष को ले लिया है, घट को ले लीजिए, किसी भी वस्तु को ले लीजिए और किसी प्राणी को ले लीजिए, कुछ भी ले लें हम, और वहां जो भी हमने देखा और प्रारंभ में जो दिखाई देगा वो एक देशी ही होगा, ये भी निश्चित है। और ये बात द्रव्यों में ही घटती है, भी ध्यान रखना, ये अवयवी द्रव्य है, ये गुण या कर्म नहीं होता है। गुण और कर्म में ये बात नहीं घटती, अवयवी का सिद्धांत ये द्रव्यों में ही घटेगा ये। तो हम जब भी किसी द्रव्य को देखेंगे तो प्रारंभ में एक देश को ही देखेंगे, लेकिन एक देश को देखते ही
तुरंत एक उसका नाम, उसकी संज्ञा, उसका बोध उसी समय हो जाता है। अगर नाम में नहीं आ रहा है उसका तो कुछ कह करके हम कहेंगे कुछ एक आकार हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कुछ है, और कुछ है तो वो कुछ बहुत है या एक है। तो एकत्व बुद्धि का उत्पन्न होना, बस यही अवयवी की पहचान है कि जहां भी एकत्व बुद्धि होगी उसी को अवयवी कहेंगे। और उस एकत्व बुद्धि में उसके अवयव नहीं होते। एकत्व बुद्धि होने पर एक वस्तु है ये ज्ञान होने पर क्या कभी ऐसा अनुभव आप में से किसी को हुआ है कि ये एक वस्तु में मैं पूरा नहीं जान पा रहा हूं? जैसे सामने गाय खड़ी है, अब गाय खड़ी है तो गाय का एक देश ही तो हम देखेंगे, और आपसे पूछें कि आप क्या देख रहे हो, आप कहेंगे मैं गाय देख रहा हूं। तो जब आपने उत्तर दिया कि मैं गाय देख रहा हूं, उस अवस्था में गाय रूपी ज्ञान में क्या अंदर ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान अधूरा सा है? कुछ ना, पूरा है, ये ज्ञान अधूरा है, मैं चारों तरफ घूम के देख लूं इसको तो ज्ञान पक्का हो जाएगा गाय का, ऐसा लगता है क्या? पूर्ण निश्चयात्मक ज्ञान एक देश को देखते ही हो गया। अब ये जो गाय ज्ञान हुआ, एकत्व बुद्धि हुई, क्या इसके हम खंड कर पाएंगे? इस एकत्व बुद्धि के खंड हो सकते हैं, इसके अवयव हो सकते हैं, इसका कोई एक देश होता है क्या? अगर एक देश मान लिया तो फिर वही बात कि अधूरा ज्ञान हुआ फिर गाय का। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं क्या ये अनुभव कर रहा हूं कि आप आधे बैठे हैं, पीछे आपकी पीठ नहीं है, या ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है क्या? तो पूरा ही ज्ञान होता है। तो जो एकत्व बुद्धि से पूरा जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है हमें, उसी का नाम है अवयवी। तो सूत्रकार यानी कि सिद्धांत ये कह रहा है कि न च एक देशोपलब्धि ही, केवल एक देश मात्र की उपलब्धि हो इतना ही नहीं, एक देश की उपलब्धि का खंडन नहीं है, हो तो रही है लेकिन केवल एक देश की ही उपलब्धि हो रही है ऐसा नहीं, कुछ और भी वहां उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ज्ञान हो रहा है उसका। और वो कौन है? अवयवी। तो अवयवी सद्भावात, अवयवी के विद्यमान होने से। तो सूत्र से क्या अभिप्राय निकला? अवयवी के विद्यमान होने से केवल एक देश की उपलब्धि ही नहीं है, अवयवी की भी उपलब्धि है। मतलब अवयवी एक देश के साथ साथ ही अवयवी भी उत्पन्न हो जाता है, केवल एक देश। और वो अवयवी अनुमेय नहीं है ना। क्यों नहीं है अनुमेय? क्योंकि जो वस्तु अनुमेय होती है उसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। अनुमेय वस्तु का इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं होगा, और यहां इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ, और इंद्रिय से सन्निकर्ष होते ही अवयवी का ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो अवयवी का ज्ञान ये प्रत्यक्ष से ही हुआ, क्योंकि वो एक देश से ही जुड़ा हुआ है। एक देश से जुड़ा होने पर भी अवयवी का पूरा ज्ञान होता है। सामने वाले पदार्थ का तो हम एक देश देखेंगे, लेकिन ज्ञान अवयवी का पूरा होगा। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी कुछ कहना है? ना, किसी चीज को मान लीजिए कोई द्रव्य किसी रॉ मटेरियल से बनता है, हाँ, और वो जब उसमें भी तो आप नाम लीजिए वस्तु का, कोई भी कोई फल भी होगा, नहीं कोई किसी कह के नहीं, आप नाम ले लो। ये बक्सा है, हाँ ठीक है, ये भी जो पेड़ की तैयारी, इसके अंदर में भी सारे अणु परमाणु वाले रॉ मटेरियल से बना, उसमें अवयव नहीं माना जाएगा। हाँ मानिए आप, उसका निषेध कहाँ कर रहे हैं? ये उसका तो निषेध नहीं किया इन्होंने। जितना इन्होंने कहा है उसमें कोई आप आक्षेप करें, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये रॉ मटेरियल से नहीं बना, ये अवयवों से नहीं बना। एक पीछे आया था ना एक बार कहीं पर के किसी ने आक्षेप लगाया, तो सिद्धांती कहता है कि ये आक्षेप उस पर लगाना जिसने ऐसा कहा हो। मैं तो ऐसा कहा ही नहीं था, है? ये दोष किसी और पर लगाना है, मुझ पे मत लगाओ ये दोष, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो इन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि अवयवी से नहीं बना है ये पदार्थ, वो अवयवों से नहीं बना है। सामने वाले बॉक्स को देख करके आप लोग ये बक्सा है। हाँ, आपको सामने वाला भाग देख करके क्या बोध हुआ? ये क्या चीज है? नाम बोलो आप उसका। आपने स्वयं कहा बक्सा है ये, तो ये बक्सा का ज्ञान ये आपको अधूरा हुआ कि पूरा हुआ? पूरा हो गया ना। और देखा केवल एक देश था उसका,
इसलिए अनुमान नहीं है अब ये अक्षर ज्ञान तो पूरा ही है। और ये ज्ञान आपको सामने वाला भाग देख करके हुआ है, तो इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, उसको अनुभव नहीं कह सकते। अच्छा, इसमें ये बात हो सकती है जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको हम हर समय जब भी देखा है किसी वस्तु को एक भाग को ही देखा है, हम क्योंकि दोनों भाग को देख लेते हैं कालक्रम से, तो इसीलिए हम उसको एक वस्तु इस प्रकार ही स्वरूप वाला ऐसा जान लेते हैं। बच्चे ने नहीं देखा है घूम फिर के चारों तरफ से, हाँ, बच्चे को हर समय एक ही भाग दिखाया है, तो उसको तो उतना ही ज्ञान होगा। कितना ज्ञान होगा? नाम बोलो उस ज्ञान का। जितना भाग वो देखेगा, काय का हो नहीं, उसको क्या बोलेगा उस वस्तु को, उसका नाम क्या बोलेगा वो? जिसका एक भाग देखा है वो जिस कौन है, वस्तु शब्द बोलोगे, बच्चा क्या बोलेगा उसको? कुछ है, वस्तु है, कुछ बोलेगा कि नहीं? तो कुछ बोला वो भी एक वचन, वस्तु बोला वो भी एक वचन, एकत्व बुद्धि है या नहीं है वहां भी, वो भले ही नाम न दे पाए उसको। ये तो हो सकता है कि इसको बक्साई क्यों कहते हैं। हाँ, ये प्रश्न अलग प्रकार के हैं, ये अलग का प्रश्न हो सकता है। ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार एक बड़े व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, हाँ, सब अंश उसको उसी दिमाग में आ जाता है, हाँ, सारे अवयव। तो बच्चे को संपूर्ण अंश दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो कैसा बोध हो रहा है उसको? उतना ही है। तुम स्वयं बच्चा बनो, बच्चा बनने का अर्थ है एक नई वस्तु तुम्हारे सामने आ गई है ना, जो आज तक हमने कोई यंत्र आ गया बन करके, है नया जो है आविष्कार होकर के आ गया कुछ हमारे सामने, और कुछ भी नाम नहीं पता हमें, तो हम क्या कहेंगे उसको? कोई मशीन है? कोई ऐसा पदार्थ है, पदार्थ बोल दो, कुछ ही बोल दो, कुछ तो बोलेंगे। तो वो एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान तो नहीं माना जाएगा। किस चीज का? एकत्व का? एकत्व का अधूरा होता है क्या? एकत्व का अधूरा कैसे होगा? 1/2 हुआ है, यानी 1/2 मशीन है ये, ऐसे बोलेंगे। हमें मशीन का नाम नहीं पता क्या है, लेकिन एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं हुई? तो उस एकत्व बुद्धि का नाम ही है अब ये। यदि वो बच्चा यदि 2 पैर को देख पाता है, हाँ, 2 पैर देख पाता है, तो 2 पैर देख पाता है तो क्या सोचेगा वो उस काल में? या तो पैर ही कहेगा कि ये पैर हैं, तो पैर भी अवयवी हो गया। अगर मनुष्य का उसको पता है कि मनुष्य के पैर होते हैं, ये उसने देखे हैं मनुष्य के पैर पहले से, तो मनुष्य है ऐसा बोध होगा, वो भी अवयवी है। हाँ, गाय का 2 पैर देखता हो तो जब अगर गाय का ज्ञान नहीं है उसको कि गाय के 2 पैर होते हैं और पैर है ऐसा लग रहा है उसको, पैर शब्द यदि उसने बोल दिया तो पैर अवयवी है। एकत्व बुद्धि हर जगह आएगी, है ये अवयवों का समूह है, ऐसा बोध नहीं होता है। ये बौद्धों का है जो पट है वो कुछ नहीं है, केवल तंतुओं का आदान विदान मात्र है। ये तो हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि ये पट नहीं है, ये बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे वो? फिर वो दोहराओ। तंतुओं का आदान विदान मात्र। क्या पट? पट बोला नहीं, बस पकड़ में आ गया, पट तो बोल दिया ना। यानी ये पट तंतुओं का आतान वितान है, इसमें कोई निषेध नहीं है, पट है ही तंतुओं का आतान वितान, लेकिन पट तो है, वो तो गया। कोई कितना ही कर ले बहस इसमें, लेकिन स्वीकार वो भी कर रहा है, व्यवहार वो भी कर रहा है। भोजन करेगा बौद्ध भी तो वो भी कहेगा मैं रोटी खा रहा हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं परमाणुओं का संचय खा रहा हूँ। गेहूं कहेगा गेहूं तो गेहूं भी अवयवी हो गया। परमाणु खा रहा हूँ ये तो नहीं कहेगा, वो भी कहेगा मैं रोटी खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, वस्त्र पहन रहा हूँ, कुर्ता है, कटिवस्त्र है, चादर है, बिस्तर है, ये सब क्या है शब्द? ये सब अवयवी हैं। तंतुओं का समूह लाओ, व्यवहार चलेगा ही नहीं। तंतुओं का समूह लाओ, कहना पड़ेगा। आप ऐसे बोलोगे तो कहेंगे लगता है न्याय दर्शन पढ़ के हो गए पागल अब ये। वो ज्ञान केवल अवयवी को बता रहा, बस अवयवी जो होगा वो पूर्ण होगा अपने आप। अब वो कैसा है, क्यों है, ये जानकारी एक्स्ट्रा अलग की है। नहीं, ये ठीक है कि अवयवी का आश्रय अवयवी होते हैं। तो बाद में हम अवयवों से कैसे बना, क्या बना, कि किन कौन कौन से तत्व लगे इसमें, ये एक अलग विश्लेषण की बात है। लेकिन एकत्व बुद्धि हर वस्तु में होती है।
कोई सामने व्यक्ति खड़ा है तो ये नहीं कहेंगे अनेक है ये है? अनेक खड़ा है कोई, अनेक खड़े हैं, ऐसे नहीं होता। तो सूत्र का भाष्य देखिए, न च एक देशोपलब्धि मात्रम, केवल एक देश की उपलब्धि मात्र ही नहीं है ये वृक्ष को देखते ही, किम तर्हि एक देशोपलब्धि, एक देश की उपलब्धि भी है, और तत्सहचरित अवयवी उपलब्धिश्च, उस एक देश के साथ साथ रहने वाले सहचरित अवयवी की भी उपलब्धि है। कस्मात कैसे कि अवयवी सद्भावात, क्योंकि अवयवी की वहां विद्यमानता है। ये इनका बहुत प्रबल सिद्धांत है और इनका है कहने से तात्पर्य इन्होंने उसकी व्याख्या कर दी है सभी का वो, लेकिन हम प्रायः व्यवहार में ऐसी बातें नहीं सोचते हैं, इसलिए विषय थोड़ा एक अपरिचित सा लगता है कि ये क्या अवयव अवयवी, कभी सुनने में आते नहीं शब्द ये ऐसे, है ना। और होता है प्रायः कि न्याय दर्शन पढ़ लेते हैं लोग और ये जो विषय है अवयव अवयवी का, ये बहुतों को अस्पष्ट सा बना रहता है कि पढ़ तो लिया है न्याय दर्शन, लेकिन ये बड़ा जटिल विषय है अवयव अवयवी, ये क्लियर नहीं हुआ है। किसको? न्याय दर्शन को ही या इस विषय को केवल? हाँ, तो व्याघ्र मुख है तो कोई बात नहीं है, प्रवेश तो करी गई उसमें। तो इस तरह से यहां पर अवयवी की विद्यमानता होने से एक देश की उपलब्धि होगी तो अवयवी की भी उपलब्धि हो जाएगी। और स्पष्ट किया उसको, अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्त अवयवी, अवयवी एक देश से व्यतिरिक्त है, ये भी बता रहे हैं। ये एक देश को अवयवी नहीं कहेंगे, अवयवी एक देश से अतिरिक्त है, अतिरिक्त होते हुए भी उसमें आश्रित है, अतिरिक्त होते हुए भी उसमें आश्रित है, वो एक अलग बात रही, लेकिन ये अतिरिक्त है और पूरा पूरा होता है ये, इसके अवयव, उसका एक देश, उसके खंड नहीं होते। तो अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्त अवयवी, एक देश से अलग है ये। और कहाँ है इसका स्थान? कि तस्य अवयव स्थानस्य, अवयव है स्थान जिसका, अवयवाह स्थानम यस्य, अवयव स्थान है जिसके, ऐसा यह अवयवी, और उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उपलब्धि का कारण अर्थात चक्षु जो हमारी इंद्रियां हैं, उपलब्धि का कारण उसको ये प्राप्त हो चुका है अर्थात उपलब्ध हो चुका है। अच्छा, अवयव स्थान वाले इस अवयवी का उपलब्धि के कारण चक्षु से प्राप्त हो गया, यानी कि चक्षु से गृहीत हो गया। प्राप्त का तात्पर्य क्या करेंगे आप? भाई चक्षु को प्राप्त हो गया, ये तो क्या अर्थ है? चक्षु ने इसको ग्रहण कर लिया, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इसका, ये निकल रहा है इससे अर्थ। अवयव स्थान वाला है ये और उपलब्धि के कारण को प्राप्त हो चुका है, तो इसकी आप अनुपलब्धि नहीं कह सकते। क्या होने पर? एक देशोपलब्धौ, एक देश की उपलब्धि होने पर, सामने वाले भाग की उपलब्धि होने पर। अब क्योंकि ये अवयवी की वहां विद्यमानता है और चक्षु के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो चुका है, केवल एक देश की उपलब्धि मात्र होते ही चक्षु से इसका भी प्रत्यक्ष हो गया है, इसलिए अनुपलब्धि अनुपपन्न है अर्थात उपलब्धि सिद्ध है। यहां तक बात हो गई थी। अब यहां सिद्धांती ये कह रहा है कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि एक अवयवी की उपलब्धि तो हुई है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है, अकृत्स्न, कृत्स्न कहते हैं पूर्ण को, अकृत्स्न अधूरा, तो यदि वो ऐसा कहे तो क्या उत्तर बनेगा? वो आगे बोल रहे हैं कि अकृत्स ग्रहणाद इति चेत न, यदि वो ये कहता है कि अकृत्स्न अपूर्ण ग्रहण होने से उपलब्ध अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, ऐसा यदि वो कहता है तो कहा न, ऐसा नहीं है। अकृष्ण ग्रहण मतलब है कि हमने एक देश देखा, एक देश अवयवी है नहीं, पूरा देश होता है, वो यही मान्यता को लिए हुए है। और तभी ये शंका उठेगी कि जब अवयवी पूरे अवयवों में रहता है
तो थोड़े अवयव देखने से पूरे अवयवी का ज्ञान कैसे हो गया? ये आपको भी शंका उठेगी कि ये तो है एक तर्कसंगत बात नहीं लग रही है, गले नहीं उतर रही है कि जब सारे में रहता है तो सारे में विद्यमान पदार्थ थोड़े पदार्थ को देखने से, थोड़ा अंश देखने से सारे में रहने वाले का ज्ञान कैसे होगा? जैसे जीवात्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष कहाँ करता है? हृदय में करता है, अपने में करता है। सीधे ऐसे बोलो, अपने में करता है। अपने अंदर ही तो करेगा या बाहर करेगा? नहीं, अपने अंदर करेगा। उदाहरण देते हैं, जैसे मछली को प्यास लग रही हो और मछली समुद्र में है, और यह भी सुनने में आता है कि मछली जब तक पट रहती है, पेट उसका नीचे की तरफ रहेगा, तब तक पानी शायद नहीं पी पाती, ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, पलटती है वो तब पानी पी पाती है। लेकिन पानी जब पिएगी प्यास लगते समय, तो वो पानी, समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, सर्वत्र फैला हुआ है पानी, वो कौन सा पानी पिएगी? जो उसके मुख के पास में होगा, उसी को तो पिएगी। अब जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है उसको। परमात्मा है सर्वव्यापक। समुद्र बहुत बड़ा है ना, ये तो दृष्टांत दे रहे हैं इसलिए कि बड़ा दिखाने के लिए, ये तो भी समुद्र जैसा नहीं है परमात्मा। तो परमात्मा सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक परमात्मा का उसको साक्षात्कार करना है, तो सर्वव्यापक परमात्मा के कौन सा भाग शब्द वैसे कहने में आता नहीं है, लेकिन चलो व्यवहार के लिए बोल दिया हमने, कौन से भाग का वो साक्षात्कार करेगा? जो उसके निकटतम होगा। अब निकटतम मछली को तो हमने चलो ऐसे कह दिया कि मछली के शरीर के अंदर पानी नहीं था, उसको बाहर से तो लेना पड़ेगा। तो बाहर वाला पानी निकटतम उसके मुख के जो है वही तो लेगी, कि निकट के तो मुख में पानी अलग आ रहा है और दूर से ग्रहण कर रही है, वो तो नहीं कर सकती। अब यहां निकटतम हम जब देखेंगे जीव और ईश्वर के संदर्भ में, तो यहां निकटतम हम कहां देखेंगे? क्योंकि ईश्वर तो अंदर भी है उसके, तो अंदर वाला सबसे निकट हुआ या बाहर वाला? तो अंदर वाले का ही तो करेगा साक्षात्कार। अंदर अपने जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। तो परमात्मा का जब जीव साक्षात्कार करता है, तो उस अवस्था में क्या उसको ऐसा लगता है कि मैं अधूरे परमात्मा को जान रहा हूं? ऐसा अनुभव होगा क्या? और ऐसा अनुभव हुआ तो बड़ी समस्या रहेगी, फिर तो बेचैनी उसकी खत्म ही नहीं होगी। बेचैनी कब पूरी हो, कब समाप्त हो उसकी? जब पूरे का संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पूरे में जीवात्मा नहीं है। जहां जहां मछली ये चाहे कि मैं सारा समुद्र पी जाऊं, तो सारा समुद्र तभी तो पी पाएगी सारे समुद्र में फैल जाए वो पहले। तो जीव क्योंकि एक देशी है, तो एक देशी होने पर सारे परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करेगा? तो जरा सा लेश मात्र जितना उसके अंदर आ रहा है परमात्मा का भाग, उतने का साक्षात्कार होते ही उसको पूरे परमात्मा का ज्ञान होता है। ऐसे ही किसी भी वस्तु के एक देश को देखते ही पूरे अवयवी का ज्ञान होता है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, और आप सबका प्रत्यक्ष है ये, कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम इसको नाम लेकर के कि उस नाम का कुछ अंश देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा ही पूरा ज्ञान होगा जब भी होगा। तो अकृत्स्न ग्रहणाद इति चेत न, अकृत्स्न का ग्रहण होने से ये प्रत्यक्ष नहीं है अवयवी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो न, ऐसा नहीं है। क्यों? कि कारणतः अन्यस्य एक देशस्य अभावात, ये वार्तिक हो गया पूरा यहां तक, इसकी व्याख्या आगे आएगी। कारणतः अन्यस्य, कारण से, कारण कौन है? अवयवी के कारण कौन है? अवयव। तो कारण से अन्यस्य, ये भिन्न है, अवयवों से अवयवी भिन्न है। कारणतः अन्यस्य, कारण तो हो गए उसके अवयव, और उनसे अवयवी भिन्न है, अन्य है। तो ऐसे अवयवी का जो अवयवों से भिन्न है,
उसके एक देशस्य अभावात, उसके एक देश का अभाव होने से। क्या अर्थ हुआ? अवयवी का एक देश नहीं होता, अवयवी का एक देश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अवयवी अवयवों से भिन्न है। आप अवयवों में तो ले सकते हैं कि इतने अवयव, उतने अवयव, आगे के अवयव, पीछे के अवयव, नीचे के, ऊपर के, इनमें तो आप एक देश ले सकते हैं, लेकिन अवयवी के ऐसे भाग नहीं कर सकते। अवयवी का एक देश नहीं होता है। अब जब अवयवी का एक देश नहीं होता तो जब सामने वाला भाग देख करके अवयवी का ज्ञान हुआ और एक देश उसका होता नहीं, तो ये अकृत्स्न शब्द ये वहां प्रयोग कर सकते हैं हम कि पूरे का ज्ञान नहीं हुआ है। ये शब्द वहां प्रयोग में ही नहीं आएगा। कारणतः अवयव से अन्यस्य अवयवी के एक देश का अभाव होने से पूरे का ही ज्ञान होता है। ये अंतर्भावित है बात, क्योंकि अकृष्ण ग्रहणात का खंडन कर रहे हैं ना। अकृष्ण का खंडन करेंगे तो कृष्ण पर ही तो जाके टिकेंगे। हाँ, कारण अवयव, अतः मन से, कारणों से, अवयवों से अवयवी अन्य है, भिन्न है, और उस भिन्न जो अवयवी है उसका एक देश होता नहीं। जब उसका एक देश नहीं होता है तो कृष्ण का ही तो ग्रहण होगा, अकृष्ण का नहीं, कृष्ण का होगा, अपूर्ण का नहीं, पूर्ण का होगा। अब इसी वार्तिक की व्याख्या आप देखें आगे, इसी वार्तिक की व्याख्या है, बात पूरी आ चुकी है। तो पहले शंका वाला भाग ले रहे हैं, जो कृष्ण अकृष्ण जो कहा पूर्व पक्षी ने, तो वो कहां से बात प्रारंभ की पूर्व पक्षी ने कि न च अवयवाह कृष्णा गृह्यन्ते। भूमिका बना रहा है पहले अपनी वो कि अवयव हम पूरे पूरे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। चक्षु से क्या दिख रहा है? थोड़ा सा भाग। तो अवयवाह कृष्णा न गृह्यन्ते, अवयव पूरे गृहीत नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कारण बताया उसने कि अवयवई ही एव अवयवांतर व्यवधानात्, अवयवों के द्वारा अवयवांतर का व्यवधान होने से, अवयवों के द्वारा सामने वाले अवयवों के द्वारा जिनका प्रत्यक्ष हो रहा है, सामने वाले अवयवों के द्वारा अवयवांतर जो अन्य अवयव हैं पीछे वाले, उनका व्यवधान होने से। सामने वालों ने पीछे वाले का व्यवधान कर लिया। जैसे आपके पीछे कोई बैठ जाए तो मैं पीछे वाले को नहीं देख पाऊंगा, आपने व्यवधान डाल दिया। तो जो अवयव दिखाई दे रहे हैं उन्होंने व्यवधान डाल दिया, किन में? पीछे वालों के देखने में। अब पीछे वाले नहीं दिखाई देंगे, इसलिए कृष्ण अवयव नहीं गृहीत हो रहे। ये बात होगी स्पष्ट। अब आगे कहा कि न अवयवी कृष्णो गृह्यते। यहां थोड़ा सा अध्याय कर लेंगे अर्थ करते समय कि इसलिए अवयवी भी कृष्ण गृहीत नहीं हो रहा है। समझ आ गया ये क्यों, क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि अवयव सारे गृहीत नहीं हुए और अवयवी रहता है सारे अवयवों में, और सारे अवयव गृहीत नहीं हुए तो अवयवी भी सारा गृहीत नहीं हुआ, इन्हें कृष्ण गृहीत नहीं हुआ। और उसी को स्पष्ट किया। अभी शंका ही चल रही है, ये व्याख्या हो रही है अकृष्ण ग्रहणात् इति, इतने की। उत्तर बाद में आएगा ना। भी ये चेद न कह करके जो बात कहेंगे ये आगे वाला भाग, वो बाद में। अभी तो पूर्व पक्षी अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है कि इसलिए अवयवी भी पूरा गृहीत नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? कि न अयम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्तः। स्पष्ट हो गया होगा आपको। क्योंकि ये अवयवी गृह्यमाण अवयवों में जिनका प्रत्यक्ष हो गया सामने वाले अवयवों का, उनमें ही ये परिसमाप्त नहीं हो गया। ये उतने में ही समाप्त नहीं है अवयवी। कितनों में समाप्त है? सारे अवयवों में। और वो गृहीत हुए नहीं हमें, तो अवयवी कैसे गृहीत हो जाएगा पूरा? उसकी बात तर्कसंगत लग रही है। तो न अयम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्तः इति सा इयम एक देशोपलब्धि अनिवृत्ता एव इति। सा इयम, इस प्रकार से वह यह एक देश की उपलब्धि, एक देश की उपलब्धि जो हुई है सामने वाले भाग की,
अनिवृत्ता एव, ये अनिवृत्त ही है, ये पूरी नहीं है। अर्थात अवयवी की उपलब्धि जो सामने वाले एक देश को देख करके हुई थी, ये अनिवृत्त है, ये निवृत्त नहीं है, समाप्त नहीं हो गई। और समाप्त नहीं हो गई तो इसलिए हमने कहा था कि हम सामने वाले भाग से पीछे वाले का अनुमान करेंगे और फिर सबका करेंगे प्रतिसंधान, तब जाकर के कहीं ज्ञान होगा अवयवी का। तो कह रहा है कि सा इयम एक देशोपलब्धि ही अनिवृत्ता एव इति। और कृत्स्न शब्द का हम प्रयोग कब करते हैं? तो कहा कृत्स्नम इति वही खलु अशेषतायाम सत्याम भवति। कृत्स्न शब्द कब प्रयोग करते हैं? जहां अशेषता होती है। अशेषता का तात्पर्य संपूर्णता, शेषता का अभाव, संपूर्णता जहां होती है। और यहां संपूर्णता हो ही नहीं पा रही है, हम अवयव पूरे देख नहीं पा रहे, तो पूरा अवयवी भी कैसे देख पाएंगे? तो कृत्स्नमिति वही खलु अशेषतायाम सत्याम भवति, और अकृत्स्नमिति शेषे सति। अकृत्स्न का ग्रहण होता है शेष होने पर। नहीं बच गया कुछ, तो बच गया तो क्या कहेंगे? भाई अपूर्ण है, ये अभी पूरा नहीं है। बच्चे से कहा एक गिलास का दूध है, पूरा पी ले, अब आधा पिया उसने, तो आधा पिया आधा छोड़ दिया, तो यही कहेंगे पूरा नहीं पिया। क्यों नहीं पिया पूरा? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शेष रह गया। तो अवयवी भी शेष रह गया है, उसका ज्ञान पूरा नहीं हो रहा है अभी। अब पूरा नहीं हो रहा है तो आपने कैसे कह दिया कि पूरा हो गया? पूरा तो हो ही नहीं रहा। तो तच्च एतत्, इस प्रकार से यह उपसंहार कर रहा है ये पूर्व पक्षी अपना। तच्च एतद् अवयवेषु बहुषु अस्ति, इस प्रकार से यह अवयवी, एतत् यह अवयवी, बहुषु अवयवेषु अस्ति, ये बहुत सारे अवयवों में है। यह बहुत का तात्पर्य सभी, जितनी छोटी, जितना आकार है वस्तु का पूरा, उतने ही अवयव होंगे। तो बहुषु अवयवेषु अस्ति। और अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणात्। अव्यवधान यदि हो, जब अव्यवधान होता है, कोई बीच में रुकावट नहीं आती है, तो ग्रहण होता है। और जब व्यवधान हो जाता है, यहां व्यव, दूसरे या को वा कर लीजिए, व्यवधाने च अग्रहणात्। व्यवधान होता है तो ग्रहण नहीं होता, ग्रहण न होने से। और यहां यही हो रहा है, यहां सामने वाले अवयवों ने पीछे वाले अवयवों का व्यवधान कर लिया है। तो व्यवधान कर लिया है तो ग्रहण नहीं हो रहा है। किसका? अवयवी का। पीछे वाले अवयवों का ग्रहण न होने से सारे अवयव में रहने वाले अवयवी का ग्रहण नहीं हो रहा है। ये पूर्व पक्षी के आक्षेप का स्वरूप स्पष्ट हुआ। अब जो चेतना कह करके जो वार्तिककार ने, सिद्धांति ने उत्तर दिया था जो कि कारणतः अन्य से एक देश से भावात्, अब उसकी व्याख्या प्रारंभ होती है। तो पहले वो ये कहता है, जब किसी पर, जैसे किसी ने कोई आक्षेप लगाया और सामने वाले को उसका पूरा पूरा उत्तर पता है, ठीक है ना, और अब वो उत्तर देने, उसका आक्षेप का खंडन करने जा रहा है, तो खंडन करने जा रहा है तो ये भी तो होता है मन में कि इसको बुरा लगेगा। बुरा तो लगता ही खंडन होता है। तो बुरा लगने से पहले हम थोड़ा उसको एक निकटता लाने के लिए, आत्मीयता लाने के लिए कुछ प्रेम के विशेषण बोलते हैं कि मेरे भाई, मेरे बंधु, आप जो ऐसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बोलते हैं नहीं कि भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आप जो कह रहे हैं। अब यहाँ भाई साहब, बंधु, सारे शब्द आ रहे हैं ये, और पता है कि हमें खंडन करना है पूरा इसका तरीके से करना है थोड़ा। तो यहाँ निकटता बोधक शब्द क्या है? अंग। भाई शरीर के अंग, हमारे शरीर के ही भाग हैं ये, तो अंग हमें कितने प्रिय होते हैं। अंग हैं शरीर के वो, लेकिन कितने प्रिय हैं, कितना संभाल करके हम सुरक्षा से उनको रखते हैं अंगों को। एक हाथ दूसरे हाथ को रगड़ रहा है उसकी मिट्टी छुटाने के लिए, ये भिन्न है, ये भिन्न है भिन्न नहीं है,
और छुटा रहा है उसका मैल को, ये इसको छुटा रहा है, सब सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की। हम सहयोग नहीं करते एक दूसरे की, ये हमारा हाँ देखो, ये सारे अंग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और यहां तक परमात्मा को भी अंग कहा गया, यानी कि जीवात्मा का अत्यंत प्रिय। आत्मा तो यदंग दासु हाँ। से तुमग्नि भद्रम करिष्यसि। तो अंग यहाँ संबोधन है किसके लिए? परमात्मा के लिए, क्योंकि जीव कह रहा है ना, और जीव अंग का प्रयोग कर रहा है तो परमात्मा के लिए करेगा। ऐसे उसमें नासदीय सूक्त में जो अंतिम मंत्र आता है, इयम विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। और हमारे शरीर में जैसे अंगों में रक्त दौड़ रहा है, ऐसे ही परमात्मा भी कण कण में और हमारे अंदर भी दौड़ रहा है। तो अंगों में दौड़ने वाले रक्त के रस के समान, तो क्या नाम हुआ परमात्मा का? अंगिरस। सुना है नहीं? अथर्ववेद के ऋषि का नाम भी अंगिरस। वो तो अंगिरा तो इसलिए बोलते हैं ना कि प्रथमा का एक वचन बनेगा अंगिराह। कैसे लेंगे रूप इसके? अंगिराह, अंगिरसौ, अंगिरसः। हाँ, तो अंगिराह लगता है जैसे बहुवचन बोल दिया हमने, एक वचन ही है, मूल शब्द अंगिरस। चलो, तो अब सिद्धांत कहता है कि अंग तु भवान, हे मेरे अंग, हैं भगवान पृष्ठ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, हैं आप पूछे गए हैं। पृष्ठ विशेषण हो गया उसका कि भगवान पृष्ठ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं और मेरे पूछने के बाद व्याचष्टाम, आप ये बताइए। व्याचष्टाम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आत्मनेपद का है कि आप ये बताइए कि गृह्यमाणस्य अवयविनः किम अगृहीतम मन्यते। आप जिस अवयवी को कह रहे हैं कि ये अधूरा दिख रहा है हमें, समझ में आ रही बात? उसने यही तो कहा था। क्या कहा था उसने? अकृत्स्न, अधूरा दिख रहा है। तो उससे प्रश्न ये कर रहे हैं कि आप हमें कृपा करके ये बता दीजिए कि आपको अवयवी का कौन सा भाग नहीं दिख रहा है, मतलब अवयवी का क्या नहीं दिख रहा है, अवयवी का क्या नहीं दिख रहा है। किम अगृहीतम मन्यते, इन्हें कितना छूट गया, वो बता दीजिए, बस बात पूरी हो जाएगी। कि गृह्यमाणस्य अवयविनः किम अगृहीतम मन्यते, ये न एक देशोपलब्धि ही स्यात्, जिसके कारण से ये कहना पड़ रहा है बार बार कि एक देश की उपलब्धि हुई है। अगर कुछ अगृहीत आप सिद्ध कर दें कुछ अगृहीत आप सिद्ध कर दें तब तो ये बात कहने में आएगी कि एक देश की उपलब्धि हो रही है। ठीक है ना? किसकी? एक देश की, अवयवी की। अवयवी की बात चल रही है यहाँ। हाँ, अवयवी का एक देश। तो अवयवी का कौन सा देश आपको नहीं दिखा, आप पहले वो बता दीजिए हमें। वो बता देंगे तो ये कहने में आएगा कि ये न एक देश उपलब्धि से आदिति। तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्ये एक देशा भवन्ति इति। अस्य कस्य अवयविनः, इस अवयवी के कारणेभ्यः अन्ये, कारणों से अन्य। कारण क्या है? ये अवयव जिनका प्रत्यक्ष हो रहा है या जिनका नहीं हो रहा है। कारणेभ्यः, इन कारणों से, अवयवों से, अन्य एक देशा भवन्ति इति, कारणों से अन्य और कोई एक देश नहीं होते अवयवी के। नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवन्ति इति, कारणों से, अवयवों से अन्य है। हाँ, अवयवों से अन्य और कोई भी अवयवी के एक देश नहीं हुआ करते। एक देश केवल कारणों में तो घट जाएंगे, लेकिन कारणों से अन्य और कोई अवयवी के अस्य एक देशा न भवन्ति, न भवन्ति इति तत्र अवयव वृत्तम न उपपद्यते। अर्थात तत्र माने उस अवयवी में, तत्र सप्तमी है, तस्मिन अवयविनी, उस अवयवी में अवयव वृत्तम न उपपद्यते, अवयव का व्यवहार नहीं चलता है। अवयव का व्यवहार अवयवी में
नहीं होता है। अवयव का व्यवहार अवयवों में तो हो जाएगा कि थोड़े अवयव हैं, अधिक अवयव, आगे के अवयव, पीछे के अवयव, ये सारे जो व्यवहार हो रहे हैं अवयवों में, ये अवयवी के व्यवहार नहीं है। अवयवों में अवयवों का व्यवहार तो हो जाएगा। जैसे कोई गेहूं का ढेर लगा हुआ है कि हमने एक पीपा भर के ले लिया और भी रह गए, ठीक है, वहां तो हो जाएगा। लेकिन अवयवी का, जैसे कोई रोटी है बनी हुई पूरी, क्या है ये? अवयवी। और उसका एक ग्रास तोड़ लिया हमने। एक ग्रास तोड़ने के बाद अब जो रोटी रह गई, एक ग्रास टूटी हुई, उसे क्या कहेंगे हम? रोटी में से जैसे र में ओ की मात्रा लगाई, र लगाया, ट लगाया, ई लगाई, तो उसमें से ई की मात्रा हटाए थोड़ी सी, अब रोट रह गया है कि रोटी? क्यों? कुछ कम तो हो गया भाई। र ओ ट ई, रकार ओकार टकार ईकार, ये पूरी रोटी में थे। अब थोड़ी सी रोटी हमने तोड़ ली, तो वर्ण भी तो कुछ कम होने चाहिए बोलने के लिए। कुछ तो हटाओ रोटी में से। आपने कहा कारण, ये कारण कह रहा है, तो अगर ये अवयव कारण है और जो है ये रोटी जो है वो कार्य है, बिल्कुल होता है, कारण अभाव अवयवी कार्य ही होता है। हाँ, अवयवी कार्य है। हाँ, तो कारण अभाव कार्य, और जब कार्य थोड़ा सा हट गया तो फिर आप बोलो ना, तो आप बोलो ना उसको रोटी को मत बोलो। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? बात हो रही है व्यवहार की, हमारा व्यवहार चलता कैसे है, यह है व्यावहारिक शास्त्र। हम एक ग्रास टूट गया है तब भी रोटी बोल रहे हैं। मैंने कल कहा था कुत्ते की पूंछ कट गई है, लेकिन कुत्ता ही बोला जाएगा वो। तो क्या सिद्ध हो रहा है इससे कि अवयवी का एक देश होता ही नहीं है, अवयवी का अवयव नहीं होता। अवयवी अवयवों में रहता है ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन अवयवी जितना भी होता है वो पूर्ण ही होता है। और इसीलिए परमात्मा के लिए कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और हर जीवात्मा को ये पूर्ण ही मिलता है, हर जीवात्मा को। अब आप कहोगे परमात्मा क्या अवयवी है? परमात्मा अवयवी वैसे नहीं है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। इतने मात्र को लेकर के हम दृष्टांत ले रहे हैं कि जैसे अवयवी सारे अवयवों में विद्यमान है, अब जब भी ग्रहण होगा अवयवी का तो पूरा ही पूरा होगा। ऐसे ही परमात्मा सारे ब्रह्मांड में, सर्व कण कण में विद्यमान है, और जब भी कोई जीव ग्रहण करेगा तो पूरा ही करेगा, अधूरा कभी नहीं होता। तो अंश क्यों कहते हैं? कहते ना ईश्वर अंश जीव। जी तो आप कहते हो, हम तो नहीं कहते ऐसा। जो कहते हैं उनसे प्रश्न करना। पीछे बात आई थी ना कि जिसने ऐसा कहा हो उस पर आक्षेप कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है हम पर आक्षेप करने का, क्योंकि हमने ऐसा कहा ही नहीं है, न हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा कहीं नहीं कहा। क्योंकि हम ऋषियों की बात कर रहे हैं, उनके कहे वाक्यों को उठा रहे हैं, तो फिर हम क्योंकि ऋषियों के वकील बन रहे हैं तो हमें स्पष्टीकरण देना होगा ना। लेकिन कोई ऋषि ऐसा कहे तो हम देंगे स्पष्टीकरण। टुकड़े ले लिया कि उस टुकड़े के संजय भी तो रोटी ही है। नहीं, वहां तो आप रोटी का टुकड़ा कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन रोटी शब्द बोलेंगे आप, वहां भी आपने ठीक कहा। आपने ठीक कहा कि ये टुकड़ा क्या है। मान लो एक ग्रास कोई खा रहा है, उससे पूछा आप क्या खा रहे हो, क्या बोलेगा वो? तो कहेंगे रोटी का खाए। रोटी तो बाहर रखी है, आप तो एक ग्रास तोड़ा है उसका, तो एक ग्रास भी रोटी है। तभी तो कह रहे हैं कि एक देश का ग्रहण होते ही पूरे अवयवी का ग्रहण होता है। अब यहाँ दो अवयवी बन जाएंगे आपके दृष्टिकोण से ब्रह्मास्मि का हम ब्रह्मास्मि क्या? हम ब्रह्मास्मि के पक्षधर है। हाँ। इस दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मास्मि। क्यों ऐसे क्यों कहते हो कि आप क्या टुकड़ा हुआ है परमात्मा का? यहाँ तो रोटी का टुकड़ा हुआ है, वहां क्या परमात्मा का टुकड़ा हुआ है? अरे टुकड़ा तो करो पहले आप, दृष्टांत कैसे घटाएंगे आप? रोटी में तो टुकड़ा कर लिया है हमने, लेकिन वहां तो टुकड़ा होता ही नहीं, और टुकड़ा करने के लिए खाली स्थान चाहिए। रोटी है, खाली स्थान भी साथ में रखा है, लेकिन परमात्मा को टुकड़ा करके आप किधर रखोगे? खाली स्थान है ही नहीं। तो इस तरह से नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवन्ति इति तत्र अवयववृत्तम न उपपद्यते, व्यवहार चलता ही नहीं है। और इदम तस्य वृत्तम,
और इसका व्यवहार अवयवी का कैसा होता है कि येषाम इंद्रिय सन्निकर्षाद ग्रहणम अवयवानाम, ये व और बढ़ा लेना, येषाम इंद्रिय सन्निकर्षाद, येषाम अवयवानाम, येषाम किधर जोड़ दीजिए, येषाम अवयवानाम, जिन अवयवों का इंद्रिय सन्निकर्षाद ग्रहणम, इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहण हो गया है। इतना समझ में आ गया? सामने वाले भाग का हो गया है नहीं? तैहि सह, तो तैहि अवयवैहि सह, उन अवयवों के साथ गृह्यते, कौन? अवयवी। इदम जो पीछे आया था, इदम गृह्यते। संगति खूब लगाने का अभ्यास किया करो पंक्तियों की अन्वय करते हुए। तो इदम गृह्यते, ये अवयवी गृहीत हो जाता है। कितनों से गृहीत हो गया? जितनों के साथ, जितने अवयवों के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, वो कितने ही हो चाहे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कल आपके लिए कि भूकंप आया और किसी की एक उंगली दिख गई। अब एक उंगली और कितना बड़ा शरीर, एक ही तो दिखी, थोड़ा सा दिखते ही अरे यहां आदमी है कोई, एकदम अवयवी का ज्ञान हो गया। तो जितनों के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है उतने से ही वह गृहीत हो जाता है। और येषाम अवयवानाम व्यवधानात् अग्रहणम, और जितने अवयवों का व्यवधान के कारण से ग्रहण नहीं हुआ है, पीछे वाले, बीच वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, बहुत से ले सकते हैं आप, तई ही सह, उतनों के साथ न गृह्यते, वो गृहीत नहीं होता। अर्थात गृहीत सामने वाले अवयवों के साथ ही हो गया वो। तो हम ये नहीं कह सकते कि पीछे वाले अवयव तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके न जानने से अवयवी गृहीत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम जब उंगली देख ली किसी की भूकंप में, वहां पर मलबे में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये आदमी है, ऐसा नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि हम इसके और सारे अवयव तो पूरा देख ही नहीं पा रहे हैं। कैसा होता है? तो ये शास्त्र हमारे व्यवहार पर टिका हुआ है, इसलिए व्यवहार जैसा हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं सारा, वही सारी व्याख्याएं इसमें होती हैं। तो तई सह न गृह्यते, तो न च एतत् कृतः अस्ति भेदः, एतत् कृतः भेदः न अस्ति। एतत् कृतः यानी ये मान करके कि जितने अवयव हमने ग्रहण किए हैं वो अवयवी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, पीछे के भाग रह गए हैं देखने से, इसलिए पूरा अवयवी नहीं आ पा रहा है। यानी अवयवी का भेद कर दिया ना कि थोड़ा अवयवी दिखा है, पूरा अवयवी नहीं दिखा है। तो ऐसा भेद इन एक देश ग्रहण करके हम जो अवयवी का भेद कर रहे हैं कि सामने वाले एक देश का भिन्न अवयवी, थोड़ा अंश अवयवी का, पीछे वाले भाग के साथ में फिर थोड़ा सा और अंश अवयवी का, ऐसा भेद अवयवी के साथ में नहीं होता। अर्थात अवयवी में भेद नहीं है, अवयवी का पूरा पूरा ही ज्ञान होता है, अधूरा नहीं होता। ये सूत्र फिर रह गया आज आपका। चलिए फिर देखेंगे कल को। लगता है ये कई महीने लग जाएंगे इसको पूरा होने में। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ